नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज हम अपने इस वीडियो में जो हाल ही में टेंथ का एग्ज़ाम हुआ अभी मैथ्स का, उसका जो हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन पेपर है जो कि सेट सी को लेकर है। ठीक है, बेसिक मैथ्स का है। ठीक है ना। तो आज हम उसके जो ऑप्शन टाइप है, आज हम साथियों उनको सॉल्व करने वाले हैं। और जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट, जो भी विद्यार्थी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप उनसे ये मैच कर सकते हो कि हमारा कितना सही है, कितना हमने सही अटेम्प्ट किया है। ठीक है, आप इससे मैच कर सकते हो। तो साथियों, हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने सेट सी को लेकर। ठीक है, ऑप्शन टाइप। ठीक है, तो साथियों हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है आपका इसमें, बिंदुओं -2,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है। ठीक है, ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, एक पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, -2,7। ठीक है, और एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है साथियों 4,-3। ठीक है, यानी कि अब ठीक है, अब हमें क्या पूछा, सेंटर पॉइंट पूछा है। मिड पॉइंट की क्या पूछा हमें, जो हमारा सेंटर पॉइंट है यानी कि जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ठीक है, तो साथियों उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा, मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला 10th मैथ में है। ठीक है, मिड पॉइंट निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा साथियों हमारा x1 + x2 अपॉन में 2, y1। ठीक है, x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, y1 + y2 अपॉन में 2। ये x के कोऑर्डिनेट निकल आएंगे यहाँ से, और यहाँ से y के कोऑर्डिनेट निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या साथियों, x1 की वैल्यू, ये y1 की, ये x2 की, और ये y2 की। नॉर्मल सी बात निकाल दी बच्चे यहाँ से। x1 कितना हमारे पास -2 प्लस x2 कितना हमारे पास, कितना 4 अपॉन में 2, y1 कितना हमारे पास साथियों 7, और y2 कितना हमारे पास -3। ठीक है, अपॉन में 2। फिर यहाँ से क्या आएगा साथियों, प्लस का 2 अपॉन में 2, कितना बचेगा, यहाँ से 4 बचेगा अपॉन में 2। तो यहाँ साथियों वैल्यू आएगी x की 1, और यहाँ से आएगी साथियों 2। ठीक है, लेकिन देखो हम जब एग्जाम करते हैं ना, हमें ऑप्शन में लाना आंसर है। जितना टाइम हम कम यूज कर सकते हैं उतना टाइम हमें कम यूज करना है। तो हमें साथियों हम एक तरीका और निकाल सकते थे। ये तो हमें साथियों सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, ये साइड तो हमें इसको हम बगैर सॉल्व किए भी अपना आंसर अंदाजा लगा सकते थे, और जिससे हमारा सिर्फ यहीं से हमारा काम हो जाता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं जो पहली वैल्यू होती है वो x की होती है, और जो दूसरी वैल्यू होती है वो y की होती है। ठीक है, यानी कि जो भी हमारी पहली वैल्यू 1 होगी वही हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक है, देखो ऑप्शन में क्या गिवन था हमारे पास, मैं आपको बता देता हूँ। -1, -2 ये हमारा पहला ऑप्शन था। -2, -4 ये हमारा दूसरा ऑप्शन था। 2, 4 ये हमारा तीसरा ऑप्शन था। और 1, 2 ये हमारा फोर्थ ऑप्शन था। यानी हमारे पास x की वैल्यू 1 आ रही है, और 1 की x कहाँ पर है, सिर्फ इसमें। तो ये तो हमें 2 तो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं थी, हमारा काम सिर्फ इससे चल जाता। ठीक है, तो अब ऐसी ट्रिक को ध्यान रखा करो। ठीक है ना, ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमारे एग्जाम को आसान कर देती हैं, या फिर हमारे एग्जाम में हमारा टाइम बचाती हैं। ठीक है, अगर इन छोटी छोटी बातों को हम ध्यान रखेंगे तो हम एग्जाम टाइम से या टाइम पे हम खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी था। ठीक है साथियों, सेट सी में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका ऑप्शन क्या था, डी था। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सभी वर्ग होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राइंगल में से एक चैप्टर है ट्राइंगल, उसमें से आया है। सभी वर्ग होते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर। ऑप्शन में गिवन है समरूप, सर्वांगसम, बात करेंगे इसमें सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, समरूप और सर्वांगसम में दो बातें होती हैं। समरूप का मतलब होता है दिखने में एक जैसा। ठीक है, समरूप का मतलब होता है दिखने में एक जैसा, चाहे साइज का कोई दिक्कत नहीं, साइज का फर्क हो सकता है। जैसे देखो एक रियल ताजमहल है, एक फोटो वाला ताजमहल है। ठीक है, हम देखते हैं उनको, वो दिखने में क्या है, वो एक जैसे हैं। ठीक है, तो उनको हम सिमिलर कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है सभी एंगल, सभी रेशो या सभी साइडों की जो मेजरमेंट है वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है जो चीज दोनों, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है दोनों एरिया में इक्वल। और समरूप का मतलब होता है दिखने में एक जैसा, समरूप समान रूप, जो दिखने में एक जैसा हो, साइज का फर्क हो सकता है। तो जो हमारे पास स्क्वायर होते हैं साथियों वो सभी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, वो दिखने में एक जैसे होते हैं, भले ही हमारा क्या हो। जैसे मान लो एक स्क्वायर ये है और एक स्क्वायर आप इसको मान लीजिए, तो साथियों ये क्या है, दिखने में एक जैसे हैं। दिखने में क्या है, एक जैसे हैं, भले ही साइज का फर्क हो। ठीक है, तो जो हमारे स्क्वायर होते हैं साथियों वो क्या होते हैं, सभी सिमिलर होते हैं। तो ठीक है, इसमें ऑप्शन था समरूप, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, थर्ड क्वेश्चन है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण होता है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल मेक्स एन एंगल टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, सर्कल चैप्टर में से था।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, आप सभी जानते हैं स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट लाइन क्या होती है, जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करें। ठीक है, ये हमारा सर्कल हो गया। अब बात करेंगे हम टेंजेंट लाइन की, जो हमारे सर्कल को एक पॉइंट पर टच करे, जैसे मान लो यहाँ पे टच कर रही है, तो इसको बोलेंगे हम टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा। क्लियर। तो फिर कहा गया स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कौन होगा। ठीक है, वृत्त के किसी बिंदु, ये हमारा क्या होगा, सेंटर पॉइंट हो गया। सेंटर पॉइंट से जब आप इसको स्पर्श बिंदु को मिलाओगे यहाँ पे, ठीक है, ये हमारी रेडियस होगी, जो क्या कर रही है, स्पर्श बिंदु को जहाँ जो सर्कल पर जो पॉइंट टेंजेंट लाइन की जो पॉइंट यहाँ पे क्या टच हो रहे हैं, यहाँ पे जो एंगल बनेगा साथियों, वो हमेशा कितने डिग्री का होगा साथियों, 90 डिग्री का होगा। और ये इसका क्या होगा साथियों, ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कौन होगा, वो होगा 90 डिग्री का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है साथियों, अगला बिल्कुल इसी को लेकर है। ठीक है, वो ये किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। अभी बताया था मैंने, जो स्पर्श रेखा होती है, जो टेंजेंट लाइन होती है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। एट हाउ मेनी पॉइंट्स अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट। अभी तो बताया था, जो स्पर्श रेखा, ठीक है, क्या होती है, जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करें, यानी कि क्या होगा, इसका आंसर 1 होगा। ठीक है, जो उसको एक किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उससे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, एक बिंदु पर। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं। ठीक है साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला है 5वां क्वेश्चन, साइन 60 सेक 30 का मान होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साइन 60 और सेक 30 का मान होगा। ठीक है, ये तो वैल्यू इतना प्रैक्टिस करते हैं बच्चे, इनकी तरह आराम से रट जाती है। ठीक है साथियों, साइन 60 की वैल्यू होगी साथियों √3/2, इंटू में सेक 30 की होगी साथियों 2/√3। निकालना भी आपको आनी चाहिए, मान लो कोई भूल जाए वो भी आपको निकालनी आनी चाहिए, कैसे बनाते हैं। मात्र 30-35 सेकंड का खेल है और पूरी वैल्यू आपकी नजरों के सामने होनी चाहिए। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो इसका ऑप्शन नंबर जो भी 1 होगा वो हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर था सी। क्लियर बच्चों। फिर अगला, फिर ट्रिग्नोमेट्री से लेकर है, यदि tan θ = 4/3 हो तो sin θ का मान होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिए, tan θ कितना है हमारे पास, 4/3। आप सभी जानते हैं tan हमारा क्या होता है, हिंदी मीडियम वाले इस ट्रिक को याद रखिए, LAL/KKA। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, ठीक है, जो स्टैंडर्ड मैथ से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो P परपेंडिकुलर PBP अपॉन में क्या हो जाएगा, HHA, यानी कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये ट्रिक ठीक है, पढ़ाई जाती है, ठीक है, किसी का हमें अपमान नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो अपने देश की। ठीक है, तो हम बात करें tan थीटा, पहली वैल्यू होती है साइन कॉस tan, तो हमारा tan से काम कर जाएंगे, L/A यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में है, यहाँ पे क्या आएगा, अच्छा B आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, बेस, हमने हिंदी में वालों को लिख दिया। ठीक है, तो L/A यानी कि लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये हमारा क्या साथी है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। हम सीधी सी बात है, हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। हाइपोटेनस हमारा जो यहाँ से होगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रहेंगे 5, कुल मिलाकर बात ये 5 आ जाएगा हमारे पास हाइपोटेनस। ठीक है, ये हमारे पास क्या आएगा, हाइपोटेनस आ जाएगा 5। इतना तो हम प्रैक्टिस कर लेते हैं बच्चे क्लास में कि ऐसी नहीं, इतनी वैल्यू को हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। तो हमें पूछा साइन थीटा का मान क्या होगा, और साइन थीटा का मान क्या होता है साथियों, L/K यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। और हम पहले बता, परपेंडिकुलर हमारा कितना 4 है और हाइपोटेनस हमारा कितना आ गया 5, तो 4/5 हमारा क्या होगा साथियों, इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि सिक्स का होगा डी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया 7। ठीक है, आइडेंटिटी को लेकर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए 9 sec स्क्वायर, मैंने बच्चों को पहले कह दिया था ये क्वेश्चन पक्का आएगा। कुछ क्वेश्चन, ज्यादातर सारे क्वेश्चन वो आए जो मैंने बच्चों को पढ़ाते टाइम कह दिया था ये क्वेश्चन पक्का आएगा, पक्का आएगा। बहुत क्वेश्चन आए पक्के, मतलब 20 में से कम 15 क्वेश्चन ऐसे जो मैंने पहले बोल दिया था ये पक्का आएगा, डिजिट तक चेंज नहीं हुई साथियों। ठीक है ना, तो क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी 1 + tan स्क्वायर ए, वो बराबर होता है हमारे साथियों sec स्क्वायर ए के बराबर होता है। अगर मैं यहाँ से 1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या होगी साथियों, तो 1 = हो जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, उधर चला जाएगा। ठीक है, तो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली साथियों में, 1 मिल गई। ठीक है, अब देखो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा साथियों, 9 कॉमन आ गया हमारे पास, आ गया अंदर क्या आएगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। और इसकी वैल्यू मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये देखो कितनी है इसकी वैल्यू साथियों 1, तो 9 × 1 तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। गलत लगा रखा है इस बच्चे ने।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा साथियों, 9 होगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। 7वें के बाद 8वां क्वेश्चन आता है। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और इस प्रकार के जो क्वेश्चन है साथियों जो मैं समझाने वाला हूँ वो कंपटीशन लेवल में भी देखने को मिल सकता है, या इस प्रकार का क्वेश्चन या इसकी जैसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन है, वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है, द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस इज टू डायमीटर इज। ठीक है, वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए वृत्त की परिधि क्या होती है और वृत्त का व्यास क्या होता है, उसको हम किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। जो बच्चा इसको समझ लेगा आसानी से उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वृत्त की परिधि होती है साथियों 2 पाई आर। क्या होती है, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर रेशो, और वृत्त का व्यास होता है 2r। ठीक है, क्योंकि जो हमारी क्या होता है, जो व्यास होता है वो रेडियस का दुगना होता है, तो 2r हो जाएगा रेडियस का दुगना। 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, तो क्या आ गया, पाई रेशो 1 आ गया। ठीक है साथियों, पाई रेशो 1, इधर 1 बचा ना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 8वें का ठीक कर रखा है बच्चे ने। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और कोण 30 डिग्री है होगा। तो हमें क्या पूछा साथियों, वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा है। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल 30 डिग्री विल बी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको एरिया ऑफ सेक्टर पता होना चाहिए। एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, वो हमारा फॉर्मूला होता है साथियों θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो ऑप्शन भी हमें देखना, ऑप्शन भी देखकर करना हमें ऑप्शन में पाई दे गिवन है, हमें जो ऑप्शन दे रखा है वो पाई में गिवन है, तो हमें पाई की वैल्यू का इस्तेमाल नहीं करना, उसको एज इट इज रखना है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, थीटा हमारे पास कितना है, इसमें 30 डिग्री यूज करना है, अपॉन में 360 इंटू में पाई हमें यूज करना ही नहीं है, और रेडियस हमारी कितनी साथियों इसमें 6, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 6। चलो ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, देखो 0 से 0 कैंसिल, 3 से क्या 12 टाइम, और देखो 6 से हम 6 दूनी 12, और 2 से क्या 3 टाइम, तो कितना आ गया साथियों 3 पाई। कितना आ गया साथियों 3 पाई। यही हमारा क्या होगा आंसर, यानी कि 9 का हो जाएगा सी। आगे समझ में साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10वां, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है होगा। ठीक है, द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 3 सेंटीमीटर विल बी। ठीक है, तो सबसे पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है साथियों 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। साथियों इसमें फिर वही बात देखनी है हमें, इसमें जो आंसर है ना ऑप्शन के अनुसार वो पाई में गिवन है। ठीक है, तो हमें पाई का इस्तेमाल नहीं करना, ध्यान रखना, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो 4 इंटू पाई हमें यूज नहीं करना है, मतलब रखना है इसे, और आर कितनी हमारे पास साथियों 3, यानी कि 3 गुना 3, 3 3 9, 9 चौक 36, 36 पाई हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 10 क्वेश्चन हो गए साथियों। 11वां क्वेश्चन है स्टैटिक्स में से। ठीक है साथियों, हमें क्या गिवन है, इधर देखिए, कुछ नहीं करना था, बस जो ज़्यादा वैल्यू जहाँ पे ज़्यादा लगे उसको हमें लिखने था। इधर हमें सी आई गिवन है और इधर हमें फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सी आई मतलब वर्ग अंतराल, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता। सी आई गिवन हमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, उसके बाद है 40 से 50। ठीक है, फिर 6 7 5 11 6। इसमें पूछा है निम्नलिखित बारंबारता बटन का बहुलक वर्ग होता है। द मॉडल क्लास फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। किसमें सबसे ज्यादा साथियों, फ्रीक्वेंसी किसमें सबसे ज्यादा, 11 में है ना, 11 में, और 11 किसी 11 का क्लास इंटरवल क्या है 30 से 40, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा 30 से 40 वाला कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो यही हमारा क्या होगा साथियों, इसका आंसर होगा 30 से 40। एक रिलेशन आया था बहुत अच्छा मीन और मीडियन को लेकर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कई बार जो क्वेश्चन होता है ना, जो क्वेश्चन सिर्फ नजरों के सामने से निकल जाता है पढ़ते वक्त। ठीक है ना, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे ना बुक के अंदर, तभी आप क्वेश्चन में 100 में 100 ला सकते हो, क्योंकि बहुत कई बार बारीकी से निकल जाता है, ध्यान में आता नहीं है। क्वेश्चन क्या था, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों में एक अनुभाविक संबंध क्या है। ठीक है, मीन मॉड मीन एक संबंध होता है 3 मीडियन इज इक्वल टू क्या होगा, मॉड प्लस 2 मीडियन, मॉड प्लस 2 मीन। ठीक है ना, तो यानी कि 3 माध्यक, हिंदी में बात करें
3 माध्यक वो बराबर होगा बहुलक प्लस 2 माध्यक। तो साथियों ये इसका ऑप्शन सही था, करेक्ट ऑप्शन था ये। ठीक है, जो रिलेशन बनता है ये ठीक बनता है, बाकी तो ऑप्शन गलत है। ठीक है, इससे तो यहाँ पर 12वां क्वेश्चन था। एक आगे प्रोबेबिलिटी से अगला क्वेश्चन, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 0.07 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट क्या होगी। आप सभी जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ होने की, हाँ की प्लस नहीं की 1 होती है। ठीक है, अब हाँ की दे रखी है हमें 0.07, तो सीधी सी बात है, इसको 1 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 0.93, ये क्या होगा, ऑप्शन जो भी होगा 0.93, ऑप्शन नंबर डी। जब इसको 1 में से माइनस करोगे ना तो 0.93 आएगा। ठीक है ना, ये इसका आंसर होगा। एक क्वेश्चन है ना, 72 और 120 का एचसीएफ क्या होगा। इतना अच्छा सिंपल क्वेश्चन था, तीसरी चौथी बच्चे कर देते। 72 और 120 का, ठीक है, ऑप्शन में था, ऑप्शन के अनुसार करेंगे 12, 24, 36 और 72। ठीक है, सॉल्व करने लगेंगे तो टाइम लग जाएगा। सीधी सी बात देखो, हमें ऐसी बड़ी संख्या ढूंढनी होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट ऐसी बड़ी संख्या ढूंढनी पड़ती है हमें जो 72 को डिवाइड कर जाए और जो 120 को डिवाइड कर जाए। सबसे बड़ी कौन सी है, 72 है, लेकिन भाई 72 120 को डिवाइड नहीं करती। 72 ठीक है, लेकिन 72 के टेबल में कहीं 120 नहीं आता, इसका मतलब ये ऑप्शन होगा ही नहीं, ये आंसर इसका होगा ही नहीं। उसमें बताओ 36 पे, 36 दूनी 72 और 36 से क्या होगा, लेकिन 36 से 120 भाग नहीं होता। बात तो यहाँ फंस गई ना भाई, कि 36 दूनी 72 तो हो रहा है, लेकिन 120 डिवाइड हो नहीं रहा इससे। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन भी नहीं हो सकता। एचसीएफ का मतलब ये होता है, जो एचसीएफ का मतलब समझ गया ना, वो करेगा नहीं उसको फिर कि 72 के फैक्टर निकालो और 120 के, ये ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए होता है, हर वक्त इसका हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है ना, माइंड में एक बार बैठ गया एलसीएम एचसीएफ का मतलब, तो करें, हमें जरूरत नहीं पड़ी कभी। ठीक है, जैसे 72 से डिवाइड नहीं हो रहा, 36 से डिवाइड नहीं हो रहा, 24 है, अब 24 से 72 डिवाइड हो रहा, 24 दिए 72 और 24 पंजे 120, तो यही हमारा क्या होगा साथियों, इसका आंसर होगा 24। आई बात समझ में, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। एक अच्छा क्वेश्चन और फंसाया सर ने, पेपर सेट करने वाले ने, निम्न में से कौन, ऑप्शन दूंगा मैं आपको, ऑप्शन के साथ बनाऊंगा इसको ऐसे ही नहीं करवाऊंगा। और वीडियो को लाइक करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। अच्छा क्वेश्चन अगला, उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लाइक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ऑप्शन दे दिया √36, √25 और इसमें हटा देता हूँ 6√3। ठीक है, और एक दे दिया 5√4। ठीक है, देखो 36 पे हमारा ध्यान चला गया 6 का है, 25 पे हमारा ध्यान चला गया 5 का है, लेकिन हमारा ध्यान देखो कंफ्यूज कर दिया हमें इसने, क्यों, क्योंकि यहाँ भी रूट में 3, यहाँ भी रूट में, लेकिन जबकि हमारा ध्यान नहीं है क्या पर, कि जो √4 है वो हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, यानी कि √4 की वैल्यू क्या हो जाएगी साथियों, 2 हो जाएगी, यानी कि 5 × 2 यानी कि 10 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक रेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, जबकि परमेय संख्या नहीं होगी। हाँ, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा 6√3, क्योंकि √3 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, तो पूरे नंबर क्या कर देगा वो भी रेशनल ही बना देगा। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज हो रहे थे, ठीक है बच्चे, मैंने देखा था एग्जाम टाइम में। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज हो रहे थे, और अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपको कैसे पता बच्चे एग्जाम में हो रहे हैं, तो आप इस जानकर खुशी होगी कि हम भी 10th एग्जाम में मेरी ड्यूटी लगी थी, मैंने खुद बच्चों अपने साथ बच्चों को एग्जाम मतलब देते हुए देखा है, तो कर रहे थे कोशिश। लेकिन क्या करें, जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं ना, कसम से बता रहा हूँ, उनके टीचर होते हैं ना, 1 लाख रुपए सैलरी लेते हैं, काम नहीं करते 10 पैसे का भी, 10 पैसे की पढ़ाई नहीं करवाते बच्चों को। सच बता रहा हूँ ईमानदारी से, क्योंकि मैंने खुद गवर्नमेंट स्कूल की बच्चों को देखा है, तरसते हैं बच्चे के क्वेश्चन के लिए, नकल आ जाए कहीं से। सरकार के खिलाफ कोई एक्शन लेगी तभी कुछ कर पाएंगे। 1 लाख रुपए फ्री फंड की सैलरी लेते हैं, काम क्या है, ड्यूटी थी, फोन उठाया, भागो घर से, इनका यही काम रहेगा, इनका पैसा। सच बता रहा हूँ, इतना दिमाग खराब होता है सरकारी स्कूल टीचर को देखकर ना, बहुत ज्यादा। 1 लाख रुपए से लेते हैं, उससे और ज्यादा दिमाग खराब होता है। काम कुछ करते नहीं, पढ़ाते कुछ है नहीं बच्चों को, बस सैलरी। सबकी नहीं कह रहा हूँ, कुछ होते हैं, सभी टीचर जैसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ज्यादातर होते हैं, मैंने देखा है, मेरे उनके साथ काम कर रहा हूँ ऐसे वक्त में ना, उनके साथ मुझे काम करना पड़ रहा है। ठीक है, तो बुरा मत मानना भाई, सबके लिए नहीं है। अगला क्वेश्चन है 16वां, द्विघात बहुपद 2x² - 8x + 6 के शून्यकों का योगफल होगा। ठीक है, तो 2x² - 8x + 6, इसके जो शून्यक हो गए, जो इसके क्या होंगे, द सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2x² - 8x + 6 विल बी। ठीक है, सम ऑफ क्या पूछा, जीरोज पूछा है, तो देखो पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को छोटा कर लेंगे, क्यों, क्योंकि 2 से डिविजिबल है, तो क्या हो जाएगी, x² - 4x
+3। ठीक है, हमारा रूल क्या कहता है, सभी को पता है, हम उनका जोड़ें तो क्या आना चाहिए -4 के बराबर, मल्टीप्लाई करें तो किस बराबर आना चाहिए 3 के बराबर। समझ में आ गया साथियों? तो क्या हो जाएगा x² - 3x - x और +3। देखो ये 1x होता है, ठीक है ना, समझने वाली बात है। देखो अभी इनको जोड़ेंगे ना -4x आ जाएगा, अगर इनको हम ऐड करेंगे तो -4x आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टर बन जाएगा यहाँ से। फिर क्या x कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया x - 3। ठीक है, यहाँ से -1 कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया x - 3 इसमें से और इसमें से पेड़ बाहर आ जाएगा, क्योंकि देखो x - 3 इसमें, x - 3 इसमें कॉमन आ रहा है, तो बाहर ले लेंगे x - 3 और x - 1। ठीक है, x वैल्यू आ गई यहाँ से 3 और यहाँ से क्या आ गई 1 आ गई। ठीक है, ये आ गए शून्य, ये योग नहीं है, ये शून्य का आ गए हमारे पास, यानी कि जीरोज आ गए। इनका पूछा योग क्या होगा, तो इनको ऐड कर देंगे, x + 1 क्या हो जाएगा 3 + 1 हो जाएगा, यानी कि 4। हमें पूछा है सम ऑफ जीरोज। ठीक है, तो क्या होगा 3 + 1 यानी कि 4, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब AP है 3, 1, -1, AP सीरीज है 3, 1, -1, -3 डॉट नहीं है। इसके बाद हाँ ठीक है, और का सारा अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP 3, 1, -1, -3 का कॉमन डिफरेंस आपको पूछा है। सीधी सी बात है T2 - T1 यानी T2 - T1 सेकंड टर्म ऑफ माइनस फर्स्ट टर्म, यानी सेकंड टर्म में से आपको फर्स्ट टर्म घटा देनी है, यानी कि 1 माइनस करना है, 3 तो कितना आएगा -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, फिर 18 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है। 4 ऑप्शन देंगे, 4 ऑप्शन दिए हुए इसमें, अगर हम चारों को सॉल्व करने लग जाए ना तो काफी टाइम लग जाएगा, अगर चारों को हम सॉल्व करें तो काफी टाइम लग जाएगा। डायरेक्ट आंसर बात कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ आपको। तो इसमें ऑप्शन था आपका x + 1 का होल स्क्वायर = 2 × x - 3। देखो ये कैसे किया था, देखो अगर यहाँ से हम सोल्व करेंगे, यहाँ से क्या बन जाएगा हमें x² में निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है ना, जब आप इसका सोल्व करोगे a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab तो x² बना रहेगा। जब यहाँ से हम सोल्व करेंगे इसको 2x में आएगा, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं आएगी, जब हम इसको इधर भी लेकर आएंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमारा यही आंसर बना रहेगा द्विघात समीकरण में, वो कहीं नहीं कटेगा, कहीं नहीं जाएगा। बाकी जो ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं कट जाएंगे। ठीक है ना, कोई क्यू में आएगा, कोई स्क्वायर में आ रहा, लेकिन इधर से स्क्वायर आकर वो कट जाएगा। ठीक है ना, कैंसिल हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अब हमारा जो क्वेश्चन है 19वां और 20वां, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और लॉजिकल क्वेश्चन है। थोड़ा बोर्ड मिटाने के बाद बात करूंगा इस क्वेश्चन पे, पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको क्यों है, क्या रीजन है, पूरा मिलेगा आपको सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करते रहेंगे अपने सभी साथियों पर। ठीक है ना, जो भी आपके और साथी हैं जो एग्जाम देख रहा है सभी के पास शेयर करेंगे हमारी वीडियो को। क्वेश्चन ये है, एक आपको कथन दिया गया है, एक क्या 5 एक परिमेय संख्या है, क्या है 5 एक परिमेय संख्या है, 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, फिर ए अभी कथन ए होगा, एक तर्क दिया है इसमें, तर्क क्या कहा गया है, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या है। ये हमें 2 बात कही गई है, हमें चेक करना कौन सही है क्या गलत है, क्या इसका इससे कोरिलेशन है, क्या इसका इससे कोरिलेशन है, ये हमें सारी बात बतानी है। ठीक है, तो पहली बात तो देखना है 5 एक परिमेय संख्या है, भाई बिल्कुल एक परिमेय संख्या है 5, कोई दिक्कत नहीं है। 5 इज अ रैशनल नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि कथन ए सही है, जो कथन ए था वो सही है, कथन ए सही है। आगे चेक करते हैं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या है। ये हमें चेक करना है कि भाई जो सभी धनात्मक पूर्णांक होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7, सारे सभी क्या है पॉजिटिव है। ठीक है, और वो क्या है पूर्णांक भी है, ठीक पॉजिटिव इंटीजर है। अब क्या उनको जो वर्गमूल करेंगे क्या वो परिमेय संख्या होगी क्या, भाई जैसे मान लो मैंने कर दिया √5 का वर्गमूल निकाल दिया। ठीक है भाई, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये परिमेय संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल रैशनल नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसने कहा सभी के, भाई सभी धनात्मक के जो पूर्णांक होंगे उनका वर्गमूल करेंगे सभी पर। अब देखो √4 है, भाई 4 क्या हमारा क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन जब इसका हम स्क्वायर करेंगे, जब हम इसका वर्गमूल करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, तो क्या जो इसकी वैल्यू आएगी जो अपरिमेय संख्या थोड़ी होगी, भाई जो इसका वैल्यू आएगी कितने 2 आएगी। अब 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या थोड़ी है, 2 तो एक परिमेय संख्या है, यानी कि ये बात तो गलत कह रहा है, सभी थोड़े होंगे। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन बनेगा आपका, अभी कथन ए सही है लेकिन तर्क आर गलत है, ये बात गलत कह रहा है,
आई बात समझ में? ठीक है, ये इसका कोई रिलेशन नहीं इसके साथ, पहली बात तो, और ये गलत कह रहा है दूसरी बात, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर, ये उसका आंसर होगा। अब 20वां क्वेश्चन, 20वां बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहाँ करें इसको, चल यहाँ देखते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या है कि बिंदुओं 1, -3 और 4, 1 के बीच की दूरी 5 इकाई है। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन है। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 1, -3 एंड 4, 1 इज 5 यूनिट्स। क्या ऑप्शन है, सॉरी ऑप्शन नहीं है इसमें, 1, -3 और 4, 1। ठीक है, ठीक है, ये हमें बताने की दूरी, जो इनके बीच की दूरी क्या है वो 5 यूनिट है नहीं है। सिंपल सी बात है भाई, आपको पहले तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो क्या होता है साथियों। और देखो अगला स्टेप है, वो हम फॉर्मूला में गिवन है, जिसमें तर्क आ रहा है ना, उसमें फॉर्मूला गिवन है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद चर्चा करेंगे क्यों दिया हमें, इसको बताएंगे। लेकिन ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला। सॉल्व कर लीजिए। इसमें देखो x2 - x1, x2 इसको मान लीजिए और x1 इसको मान लीजिए, यानी कि 4 - 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, रूट के अंदर बात करेंगे 9 आ जाएगा, फिर प्लस से प्लस लगा दिया। y1 कितना है, y2 - y1, y2 हम इसको मानेंगे और y1 इसको मानेंगे, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। 1 फॉर्मूले का माइनस और एक सवाल में माइनस, तो क्या हो जाएगा, अंत में जाकर वो प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा, और 4 कैसे हो जाएगा साथियों, 16, यानी कि 25 रूट 25, और 25 की वैल्यू कितनी होती है साथियों, रूट 25 की वैल्यू 5 होती है। यानी कि जो कथन ए है वो बिल्कुल सही है। कथन ये क्या था कि बिंदुओं 1, -3 और 4, 1 के बीच की दूरी 5 इकाई है, बिल्कुल सही है साथियों, ये कथन तो बिल्कुल सही है। अब देखो सेकंड तर्क आर क्या दिया गया है, बिंदुओं ए x1 y1 है, और बिंदु बी के जो पॉइंट है वो क्या है, x2 y2 के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला बनेगा साथियों, जो ए बी की जो भी दूरी बनी, क्या ये बनेगी, बिल्कुल यही बनेगी। ठीक है, इसमें दिया है a√x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्या दो पॉइंट्स के बीच जो हमारे दो पॉइंट्स होते हैं, क्या उनकी दूरी यही तो होती है, और यही हमें बताई जाती है। ठीक है, और तो क्या होगा, ये बिल्कुल सही होगा, यानी कि कथन ए और जो तर्क आर वो दोनों ही क्या है, सही है। ठीक है, यानी कि वो ये बात है, इसकी व्याख्या तो करता है, जो हमें अभी हमने आपको सिखाया आपको, वो जो बात हमने निकाली थी, इसकी पुष्टि यही तो करता है भाई। हम कैसे निकालते हैं, इसके माध्यम से निकालते हैं, इसी को तो शो करता है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यानी जो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अभिकथन ए और आर तर्क दोनों सही है, और तर्क आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है ना, यानी ये बात सही साबित करता है इस बात को। ठीक है, हम इससे तो निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इसी फॉर्मूले से, ये सही बात कहना है। तो साथियों ये था आपका सेट सी का ऑप्शन टाइप क्वेश्चन, जो कि 20 क्वेश्चन थे। सभी साथियों ने, सभी जो बच्चे स्टूडेंट उन्होंने मिलाकर देखने होंगे, और उम्मीद करता हूँ कमेंट में आप जरूर बताएंगे आप कितने सही क्वेश्चन थे, कितने गलत क्वेश्चन थे। ठीक है साथियों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।